गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। आज हम लोग इस समाजशास्त्री कक्षा में बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो द्वितीय पेपर है उसका नाम है समकालीन भारतीय समाज, है ना। तो ये जो द्वितीय पेपर है इसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, नाम क्या है? वर्ण व्यवस्था। चलिए, तो वर्ण व्यवस्था आप लोग पहले भी नाम सुने होंगे, है ना। तो देखिए क्या है, वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भारत है, यहाँ देखिए तो जो वर्ण व्यवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो वर्तमान नहीं बल्कि ये वैदिक काल से चला आ रहा है। ठीक है, अर्थात जो वेदों की जब रचना हुई थी, ठीक है, उस समय से यह वर्ण व्यवस्था का प्रचलन चलता आ रहा है। ठीक है, और हम देखें तो यह व्यवस्था जो है संपूर्ण हिंदू समाज के 4 वर्णों में व्यवस्था की है ना। अर्थात यदि हम देखें तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्था जितने हिंदू हैं उन हिंदुओं को हम देखें तो मुख्य रूप से 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 वर्ण में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। आप लोग भी सुने होंगे, जानते होंगे, है ना, कि जो हिंदू समाज है उसमें 4 वर्ण पाए जाते हैं। अब सबसे जो उच्च है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वे वर्ण है आपका ब्राह्मण। ठीक है, दूसरे आपके आते हैं क्षत्रिय, उनके बाद और उसके बाद फिर आते हैं आपका वैश्य। अब सबसे निम्न स्तर में आपका आते हैं शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है। तो कहता है कि सभी वर्णों के अधिकार तथा कर्तव्य को इस प्रकार निर्धारित की गई है जिससे समाज की सभी आवश्यकता को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके, है ना। अर्थात ये जो व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह अधिकार और कर्तव्य के अनुसार डिवाइड किया गया, है ना। और समाज की आवश्यकताओं के व्यवस्थित को पूरा करने के लिए यह बनाया गया है ना। वास्तविकता यह है कि पारस्परिक संघर्षों को कम करने के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति के एक विशेष सामाजिक स्थिति देना आवश्यक है ना। मान के चलो कि यदि सब कोई जितने हैं हिंदू सब कहेंगे कि नहीं हम ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे उच्च श्रेष्ठ में, तो क्या समाज चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अब उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए फिर संघर्ष होने लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस व्यवस्था की गई, वर्ण व्यवस्था की, कि जिनका अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति संघर्ष नहीं करे। ठीक है, कहते हैं एक विशेष सामाजिक परिस्थिति देना आवश्यक होता है। यह कार्य 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तरीका यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में विभिन्न अधिकार प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में विभिन्न अधिकार प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। और दूसरी तरफ हम देखें तो समाज में विभिन्न व्यक्तियों का समुचित विकास करने तथा सामाजिक संघर्षों की संभावना को कम करने के लिए इस दूसरी नीति का भी उपयोग समझा जाए, है ना। इस नीति पर जो है आधारित व्यवस्था को हम संक्षेप में वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अर्थात कि जो आपका समाज में संघर्ष कम हो, विकास निरंतरता बढ़ी रहे, चलती रहे
और मनुष्य में एक हायरार्की बनी रहे, एक परिस्थिति बनी रहे। तो इस परिस्थिति बनी रहे इसी के लिए हम देखें तो आपका वर्ण व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था का अर्थ, है ना। तो वर्ण व्यवस्था के अर्थ, तो यदि हम वर्ण शब्द के अर्थ को समझें, ठीक है, तब इसकी प्रकृति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। यदि हम वर्ण शब्द के अर्थ को देखें तो वर्ण के शाब्दिक अर्थ को अनेक प्रकार से स्पष्ट भी किया जा सकता है ना। अर्थात हम देखें तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने वर्ण का अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया है, अलग अलग तरह से इसको अर्थ निकाले हैं, है ना, जिससे कुछ अर्थों का यहाँ उल्लेख भी किया जा सकता है, किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या है, प्रथम मत में है कि वर्ण शब्द बड़ी धातु से बना है। जो वर्ण शब्द है वह बड़ी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, जो वर्ण शब्द है वह बड़ी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना अथवा चुनना, धारण करना अथवा चुनना। ठीक है, तो आरंभ में जो व्यक्ति एक निश्चित व्यवसाय को चुनते थे वे एक विशेष वर्ण के सदस्य कहलाए। ठीक है, जो आरंभ में जो अपना विशेष एक व्यवसाय चुने, ठीक है, उनको उस वर्ण का एक सदस्य। तो पहला ये मत था। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कहता है कि वर्ण का अर्थ है व्यक्ति के वृत्ति, व्यक्ति का वृत्ति अथवा व्यक्तियों का स्वभाव, है ना, व्यक्तियों का स्वभाव। इसका तात्पर्य है कि आरंभ में जो व्यक्ति समान व्यवहार प्रदर्शित करते थे अथवा जिन व्यक्तियों का गुण अथवा स्वभाव संबंधी विशेषताएं एक दूसरे के समान थी, उनसे एक एक वर्ण का निर्माण हुआ। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति का वृत्ति था, है ना, व्यक्ति का स्वभाव था, ठीक है, उसके प्रदर्शन के आधार पे व्यक्ति के गुण, है ना, और स्वभाव के विशेषता को देखते हुए उन्हें एक वर्ण में निर्माण हुआ। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कहते हैं, तीसरा व्याख्या जो है उसमें कहते हैं कि वर्ण का अर्थ जो है रंग है। वर्ण मतलब वर्ण, है ना, वर्ण का जो अर्थ है वो रंग भी होता है। अर्थात जिन व्यक्तियों का रंग एक समान था वे एक वर्ण के हो गए, है ना, जिन व्यक्तियों का जो रंग होता है वो एक समान हो गए। ठीक है, तो हटन और डॉक्टर घुरिये ने इस तीसरे अर्थ को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका कथन है कि ऋग्वेद में जिन जिन स्थानों पर वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है वह आर्यों के द्रविड़ से पृथक करने के लिए किया है। ठीक है, जहाँ पे ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पे हम देखें तो आर्य और द्रविड़ों को अलग अलग किया है। आर्यों का रंग गोरा, ठीक है, आर्यों का जो रंग था वो गोरा था और द्रविड़ों का रंग जो था वह एक दूसरे से अलग रखने के लिए ही वर्ण व्यवस्था का निर्माण करे, है ना। ऐसे हम देखें तो आर्य जो थे वो थोड़ा गोरे कलर के थे, है ना, और द्रविड़ थोड़ा सांवले कलर के थे। ठीक है, तो वास्तव में वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य उन व्यवस्था से है जिसके द्वारा भारतीय समाज के सभी सदस्यों को उनके गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अर्थात हम देखें तो भारतीय समाज में सदस्यों को जो है गुण और कर्म के आधार पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, मतलब विभाजित कर दिया गया। इस बात का स्पष्ट संकेत गीता में मिलता है, जिसमें हम देखें तो श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागस्य, अर्थात मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का निर्माण किया है। कौन बोलते हैं? ये गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभास, है ना, अर्थात मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण का निर्माण किया है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण समाज 4 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, इस संबंध में एक विशेष बात यह थी कि आरंभ में 4 वर्णों के निर्माण का उद्देश्य समाज का इस प्रकार विभाजित करना था जिससे सभी व्यक्ति अपनी सेवाओं के द्वारा बिना किसी संघर्ष के
समाज की प्रमुख आवश्यकता को पूरा करते रहें। उस समय का व्यवस्था जन्मा। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि एक वर्ण सदस्य अपने ही निर्धारित कर्तव्य से भिन्न व्यवहार करता था तब उस वर्ण में भी परिवर्तन हो सकता था। ठीक है, इसके उपरांत भी व्यवहारिक रूप से किसी व्यक्ति को वर्ण की सदस्यता में परिवर्तन करने की अनुमति तब तक नहीं मिलती थी जब तक उसके व्यवहार करने के लिए निर्धारित कर्तव्यों में से बहुत कुछ भिन्न हो जाए, है ना। यदि हम सरल रूप से यह कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय थे, है ना। जो वर्ण व्यवस्था था उसका व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला एक आधार था, जो आधार था वह व्यवसाय था। ठीक है, तो देखिए कहता है कि व्यक्ति शिक्षा, ज्ञान, धर्म तथा तप में निपुण थे। उन्हें ब्रह्म के निकट अथवा ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत रखा गया। और जो व्यक्ति त्यागी, वीर, योद्धा और साहसी थे उन्हें क्षति की पूर्ति करने वाला अथवा क्षत्रिय कहा गया। और जिन व्यक्तियों के पास आजीविका उपार्जित करने अथवा व्यापार का विस्तृत ज्ञान था उन्हें वणिक अथवा वैश्य कहा गया। ठीक है, और अंत में सेवा में कुशल व्यक्ति को शूद्र कहा गया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था को केवल व्यावसायिक विभाजन के आधार पर ही नहीं कहा जा सकता है ना। अर्थात हम सिर्फ कोई भी वर्ण को व्यवसाय के आधार पर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम देखें तो उनका जो कर्तव्य था, कर्म था, उस आधार पर भी उनको उस वर्ण में रखा गया। यदि हम वर्ण की उत्पत्ति को देखें तो देखिए वर्ण की उत्पत्ति के सिद्धांत में बताया जाता है, पहला माना जाता है ऋग्वेद का परंपरागत सिद्धांत, है ना। ऋग्वेद का परंपरागत सिद्धांत। ऋग्वेद जो है हम हिंदू धर्म के ग्रंथ में सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद को। ठीक है, ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में कहा गया कि चारों वर्ण की उत्पत्ति ब्राह्मण के विभिन्न अंगों द्वारा हुई है ना। पूर्व सूक्त में कहा गया कि चारों वर्ण की उत्पत्ति ब्राह्मण के विभिन्न अंगों द्वारा हुई है, अर्थात जो ब्रह्मा थे उन्हीं के अंगों के द्वारा ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। तो पहला कहता है कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण, है ना, जो ब्रह्मा थे उनके मुख से जन्म हुआ ब्राह्मणों का। ठीक है, और बाहु से क्षत्रिय की। ठीक है, और उरुम अथवा जंगा, है ना, उरुम अर्थात इसको जंगा कहते हैं, तो जंगा से वैश्यों का और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अर्थात जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जो है इस सृष्टि का निर्माणकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जो थे उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति में बताया जाता है कि मुख से जो है ब्राह्मण जन्म लिए। ठीक है, और बाहु से क्षत्रिय को, और उरु अथवा जंगा वैश्यों को, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और साधारणतः इसी अर्थ के आधार पर चारों वर्ण की उत्पत्ति एक अलौकिक शक्तियों के द्वारा मान ली गई, है ना। अर्थात जो वर्णों की उत्पत्ति है इन अलौकिक शक्तियों के द्वारा मान ली गई। वास्तव में हम देखें तो ब्रह्मा का तात्पर्य एक बृहत समाज से है जो सर्वशक्तिमान है ना। जो ब्रह्मा है उसका तात्पर्य एक बृहत समाज से, बहुत बड़ा समाज से है। ठीक है, और जो सर्वशक्तिमान है मतलब उसके शक्तियों के समान समक्ष कोई नहीं है। ठीक है, तो मुख ज्ञान और वाणी का प्रतीक है। जो मुख है वो ज्ञान और वाणी का प्रतीक है। बाहु शरीर, शक्ति तथा सुरक्षा का माध्यम है।
ठीक है, उरु अथवा आजीविका प्राप्त करने का प्रतीक है, और पैर सभी प्रकार का सेवा का प्रतीक है। इस प्रकार यदि हम देखें तो ज्ञान, शक्ति, जीविकापार्जन और सेवा यही समाज के 4 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इन चारों को करने वाले व्यक्तियों को ही है क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। ठीक है, दूसरा देखिए कहता है कि उपनिषदों का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। तो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल था, अब उत्तर वैदिक काल में जो है इसका लगभग समय माना जाता है 800 वर्ष पहले। ठीक है, ईसा से लगभग 800 वर्ष पहले की जो था उपनिषदों की रचना हुई थी। ठीक है, तो उपनिषदों में हम देखें तो एक है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, वहाँ पे भी हम देखें तो वर्णों की उत्पत्ति का विवेचन मिलता है उपनिषदों में भी। तो यदि हम उपनिषद में देखें तो वहाँ पे जो है ब्रह्मा ने एक साथ ही 4 वर्णों का निर्माण नहीं किया। ठीक है, जो उपनिषद है वहाँ पे हमें मिलता है कि ब्रह्मा जो थे उन्होंने एक साथ 4 वर्णों का निर्माण नहीं किया। उन्होंने सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा जो थे उन्होंने ब्राह्मणों को जन्म दिया। ठीक है, तो केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही सामाजिक जीवन की सभी आवश्यकता पूरा न कर सकने के कारण ब्रह्मा ने क्षत्रिय वर्ण की रचना की। ठीक है, अर्थात जो ब्राह्मणों के द्वारा ही समाज जीवन की आवश्यकता को पूरा न कर सकने के कारण ब्रह्मा ने क्षत्रिय वर्ण की रचना की। इसके बाद ब्राह्मणों से संतोष नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने आर्थिक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वैश्यों को जन्म दिया। ठीक है, और 3 वर्णों के द्वारा भी इनकी कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण अंत में ब्रह्मा ने शुद्ध वर्ण की रचना की। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, तो इस उपनिषद में जो था सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को जन्म दिया कि जाओ ब्राह्मणों और अपना समाज का निर्माण करो। ठीक है, तो ब्राह्मण गए, ब्राह्मण अकेले कर ही नहीं पा रहे थे, तो फिर ब्रह्मा जो थे उनकी सभी कार्यों में हेल्प करने के लिए क्षत्रियों को भेज दिए। ठीक है, फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा था, उनकी आवश्यकता पूरा नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो बिजनेस व्यापार के लिए फिर ब्रह्मा ने जो थे वैश्यों को भेजा। ठीक है, तो जब वैश्यों को भेजे तो उन्होंने व्यापार, बिजनेस, भोजन की व्यवस्था करने लगे। फिर भी इन 3 वर्णों का आवश्यकता कंप्लीट नहीं होने पा रही है, तो अंत में जो है उन्होंने शूद्र वर्ण का रचना किया, है ना, तब जाकर एक समाज का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम देखें तो उपनिषदों का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है महाकाव्यों का पवित्रतावादी सिद्धांत। तो कहता है कि महाकाव्यों में महाभारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है ना। महाकाव्यों में महाभारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि एक प्रश्न के उत्तर में भृगु ऋषि ने यह स्पष्ट किया कि हमारे समाज में आरंभ से ही वर्ण व्यवस्था जैसे कोई विभाजन नहीं था। अपने कर्तव्यों को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करने वाले और धार्मिक आचरण करने वाले व्यक्ति का ब्रह्मा कहा गया, और बाद में जो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सके तो धार्मिक क्रियाओं के प्रति उदासीन होने लगे, है ना, तो वे अन्य वर्णों का विभाजित हो गए, है ना,
उदाहरण के लिए जो व्यक्ति क्रोधी, राजसी और गुणों को प्रदर्शित करने वाले थे उन्हें क्षत्रिय बना दिया गया। और जो ब्राह्मणों में रजोगुण का प्रधान होने लगा, ठीक है, उन्हें कृषि और पशुपालन व्यवसाय करने लगे, उन्हें वैश्य बना दिया गया। और जो ब्राह्मण अत्यधिक और अपवित्र आचरण करते थे, जीवों को हानि पहुंचाते थे और जिनमें तमोगुण प्रधान था, उन्हें शूद्र कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो उपनिषदों में डिवाइड किया गया गुणों के आधार पर। आगे देखिए कहता है, ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला और शूद्रों का काला कहा गया। ऐसा केवल इसलिए कि सफ़ेद रंग पवित्रता की ओर संकेत करता है, लाल रंग क्रोध और पराक्रम को स्पष्ट करता है और पीला रंग वैभव और विलास का प्रतीक है, जबकि काला रंग अपवित्रता, लालच और अनेक मानवीय दुर्गुणों और संकेत करता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी ऊंचा और किसी को नीचा स्थान देना नहीं था, है ना, केवल व्यक्तियों के अपने स्वभाव और गुण के अनुसार विभिन्न वर्णों में विभाजित करना था। ठीक है, आधुनिक विद्वानों के विचार में वर्ण में कर्म की प्रधानता है। ठीक है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति को एक अलौकिक आधार पर स्पष्ट किया गया है। वर्ण व्यवस्था के सामाजिक प्रकृति को देखते हुए आधुनिक विद्वान इन सामाजिक नीतियों के रूप में स्पष्ट करने के पक्ष में है, एक अलौकिक व्यवस्था के रूप में नहीं। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर घुरिया हैं, उन्होंने क्या बताया है कि समाज केवल दो ही वर्ण थे, एक आर्य और दूसरा दास। आर्य ने द्रविड़ को पराजित करके उन्हें दास शब्द से संबोधित किया और उनसे अपना अंतर बनाए रखा, है ना, और स्वयं को उच्च वर्ग में विभाजित किया और आर्य अपने स्वर्ण मानते थे और द्रविड़ को अपने से निम्न स्थिति प्रदान करते थे। और बाद में यह आर्य की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई और उनके कर्म भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हो गए। ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी अपने व्यवसाय के आधार पर 3 वर्ण में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तीनों वर्ण आर्यों में से ही बने थे, इसीलिए तीनों को जनेऊ धारण करने के अथवा उपनयन संस्कार का अधिकार है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।